हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। जो ये दूसरा पार्ट है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसका पहला पार्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले का हम लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। 21वां नंबर का प्रश्न है इस दूसरे पार्ट में। तो पहला प्रश्न है आज का, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो कौन कौन सा होता है? माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मीन, मीडियन, मोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सहसंबंध जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सहसंबंध जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, तो उनके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता कैसी होगी? तो धनात्मक होगी। ठीक है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, तो उनके बीच जो अनुप्रस्थ लोचशीलता धनात्मक होती है। यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं और इस प्रकार चाय का उपभोग जो है संभवतः अधिक हो सकता है। ठीक है, दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। ठीक है, तो वो गति जो होती है वो कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे खाली जगह है, को जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंधित करता है। तो किसको अंतर संबंधित करता है? तो आर्थिक विकास को अंतर संबंधित करता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और यहाँ पे आर्थिक विकास को जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंधित करता है। ठीक है, ये माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में ये इसका जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी अपने लाभ को तब अधिकतम करने में सक्षम रहता है जब वह उसकी सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। परंतु यदि किसी फर्म का कुल लागत से कम हो तो वहाँ पे जो है हानि रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, के बराबर 1/MPS उक्त सूत्र बताता है। तो क्या बताता है? तो ये गुणक बताता है। ठीक है, ये सूत्र जो है गुणक बताता है। और गुणक का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी प्रश्न पूछा है कभी कभी। तो कैंट विक्सेल ठीक है, कैंट विक्सेल ने गुणक का प्रतिपादन किया था और ये सूत्र जो है उन्हीं के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इस नाम को भी याद रखिएगा। ठीक है, गुणक का प्रतिपादक में भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 26 नंबर प्रश्न है, आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है? तो आयात और निर्यात पर जो है सीमा शुल्क को आरोपित किया जाता है। ठीक है, और सीमा शुल्क जो है कैसा कर है? तो सीमा शुल्क जो है ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है और अन्य अप्रत्यक्ष कर में आते हैं जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर, बाजार कर, लाभांश, वितरण कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, स्टाम्प कर, वैट कर, टोल कर, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा ये लागू किया जाता है। ठीक है,
तो इतना याद रखिएगा, इसमें सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार की। छब्बीस नंबर प्रश्न है आयात, ये तो हम लोग देख चुके। अगला प्रश्न है 27 नंबर। अब 27 नंबर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो 280 के, ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। और वित्त आयोग का जो गठन का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, ये भी जान लीजिए, ठीक है, राष्ट्रपति को है। और यह 5 सदस्यीय आयोग टीम है, 5 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, 5 सदस्यीय आयोग टीम है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, ये एक 5 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। तो इतना इसमें याद रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट, और ये 2-3 पॉइंट भी पूछा है पिछली परीक्षाओं में। 28 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो फिलिप्स वक्र कहलाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का व्युत्क्रम जो संबंध होता है वो फिलिप्स वक्र कहलाता है। फिलिप्स वक्र की उल्टी प्रकृति से पता चलता है कि किसी एक में निम्न स्तर को बनाए रखने से दूसरे संभावित में वृद्धि होती है, ठीक है, वही वक्र होता है वो। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है कुल निवेश का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है वो, तो नगद कोष अनुपात कहलाता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, नगद कोष अनुपात कहलाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक 2006, ठीक है, 2006 के अस्तित्व में आने के बाद जो है धारा 42 के 1 की उपधारा में संशोधन कर दिया गया, ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए किसी भी आधार पर दर या अधिकतम सीमा के बिना सीसीआर तय कर सकता है, ठीक है। तो ये नया संशोधन भी था और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 2 बार पूछा जा चुका है। तो नगद कोष अनुपात होगा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है 2 मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। तो 2 मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात जो कहलाता है वो क्रय शक्ति समता कहलाता है, ठीक है, क्रय शक्ति समता कहलाता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये मनीला में है, ठीक है, ADB जिसे कहते हैं, ADB एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ADB की स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, ठीक है, 1966 में हुई थी। और ये जो है एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए जो है की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्य देशों के साथ की गई थी। वर्तमान में इसके जो है 67 सदस्य देश हैं, जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और शेष 19 जो है बाहरी हैं, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में 67 सदस्य हैं, ठीक है, 67 सदस्य हैं। इसकी स्थापना जो है 1966 में, और एशियाई बैंक का जो है मुख्यालय मनीला में, और यह एक जो है क्षेत्रीय विकास बैंक है। 32 नंबर प्रश्न है कौन सा ऋण करदाता पर अस्थायी बोझ है। तो गैर विमोच ऋण, ठीक है, गैर विमोच ऋण जो है करदाता पर अस्थायी बोझ है। इसकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होता है क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट ब्याज दर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 33 नंबर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो पहली बार जो है 1975 में जो है स्थापित किया गया था।
तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 34 नंबर प्रश्न है, अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विषय है। तो कृषि वस्तुओं से व्यापार, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए जो है अत्यधिक विवादास्पद जो विषय है वो कृषि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, ठीक है। हर 2 साल में एक बार मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं। हाल ही में जो है बाली में 9वां सम्मेलन पूरा हुआ। दोहा विकास एजेंडा का आगाज़ जो है 2001 में दोहा में संपन्न 4थे सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान है, खाली जगह भरना है। तो कौन सा इसमें चारों में से कौन सा कार्यक्रम है जो 2005 के सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अप्रैल 2005 के सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है 11वीं योजना में 28 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कब शुरू किया गया? तो 2005 को भी याद रखिएगा, सन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।